नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी उपचुनावों में बीजेपी की हार की, देश में फैल रही नफरत के वायरस की। जानेंगे पीके को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान, महाराष्ट्र और बंगाल में कैसे सत्ता हथियाना चाहती है बीजेपी। बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए तेज हुई राजनीतिक हलचल की, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब में मान सरकार के बड़े ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवराज सरकार के बुलडोजर अभियान के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे मुसलमान, सरकार पर लगाया आरोप, एक तरफा हो रही है कार्रवाई, एक खास समुदाय को बनाया जा रहा है निशाना। लखीमपुर खीरी मामले में बीजेपी की घेराबंदी तेज करेगा विपक्ष, 20 अप्रैल को लखीमपुर खीरी जाएंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाली घटना के गवाहों से करेंगे मुलाकात। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, 6 नए मंत्रियों को किया सरकार में शामिल। 21 मार्च को 5 मंत्रियों के साथ बीरेन सिंह ने ली थी सीएम पद की शपथ। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में बीजेपी ने जीती हैं 32 सीटें। महाराष्ट्र में बिजली संकट गहराया, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत बोले कुछ प्लांट में बचा है केवल 1.5 दिन का कोयला, केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के आज परिणाम सामने आ गए। इन नतीजों ने यह बता दिया कि जनता किसी को अर्श से फर्श पर लाने में ज्यादा दिन इंतजार नहीं करती। जिस बीजेपी को हाल ही में 4 राज्यों में जबरदस्त जीत मिली थी, उसकी जीत की खुमारी 1 महीने में ही जनता ने निकाल दी। चुनावों के बाद यह भी साफ हो गया कि इस समय पूरे देश में बीजेपी विरोधी आंधी चल रही है, इसलिए बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार मुकाबले में टिक नहीं पाया। तो क्या रहा चुनावों का परिणाम, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में बीजेपी के विरोध की आंधी चल रही है, इसका एहसास आज बीजेपी और उसके सहयोगियों को भी हो गया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मंत्रियों के बेतुके बयानों का असर जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल इसका जवाब 4 राज्यों में हुए उपचुनावों में बीजेपी को मिल गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में जनता का गुस्सा केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ जमकर निकला। बीजेपी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, उल्टा हर सीट पर हार का मार्जिन भी 10% से ज्यादा रहा। किसी भी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुरुआत से ही मुकाबले में दिखाई नहीं दिया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को 2,97,231 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस सीट पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले साल वो इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए, जिस कारण आसनसोल में उपचुनाव कराना पड़ा। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मैदान में उतारा, जहां उन्होंने सीपीएम की सायरा शाह हलीम को 20,228 वोटों से मात दे दी। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। बंगाल से सटे बिहार में भी बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। बिहार की बोचहां सुरक्षित सीट पर आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के लिए यह हार चौंकाने वाली है, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से एनडीए का कब्जा था। बिहार और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भले ही कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जलवा देखने को मिला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर सीट पर कांग्रेस की जाधव जयश्री चंद्रकांत ने बीजेपी के सत्यजीत को 18,594 वोटों से मात दे दी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की यशोदा नीलांबर वर्मा ने बीजेपी की कोमल जंघेल को 19,381 वोटों से हरा दिया। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और टीएमसी को 2-2 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी खाली हाथ रही। बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी को माना जा रहा है। पिछले साल भी उपचुनाव में बीजेपी को इन्हीं मुद्दों पर हार मिली थी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में सरकार ने महंगाई पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन चुनावों के बाद बढ़ी महंगाई का असर आज फिर उपचुनावों में देखने को मिल गया। बीजेपी की हार के पीछे महंगाई, बेरोजगारी और घटती जीडीपी का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का ध्यान लोगों की जरूरत की जगह ध्रुवीकरण की राजनीति तेज करने पर लगा है। देश में नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है, जिसे लेकर आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा सोनिया गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
देश में फैली अशांति के पीछे क्या पीएम मोदी जिम्मेदार हैं? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ रामनवमी पर टकराव? वोटों की खातिर बीजेपी बिगाड़ रही है देश का माहौल। जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं पीएम मोदी? ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उठाए हैं। अपने एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कहा कि जो लोग उपद्रव फैलाते हैं, भड़काने वाले बयान देते हैं, उन्हें समर्थन कौन देता है? प्रधानमंत्री को इनके खिलाफ बोलने से कौन रोकता है? पीएम की चुप्पी से लगता है कि वो इसका आनंद ले रहे हैं। भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने वाले खुलेआम घूमते हैं, उन्हें संरक्षण मिल रहा है। देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और झूठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। झूठे राष्ट्रवाद की वेदी पर शांति और बहुलतावाद की बलि दी जा रही है और हम एक समाज के रूप में चुपचाप खड़े होकर देखते नहीं रह सकते। संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय समाज और राष्ट्रीयता की मजबूत नींव को कमजोर किया जा रहा है। तो सोनिया गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम देश के मजबूत लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन असहमति की आवाज को बर्दाश्त भी नहीं करते, जो लोकतंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा है। सोनिया ने कहा, सत्ता में बैठे लोग विचारधारा के आधार पर विरोध की बात दबाने में लगे हैं। राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ पूरी सरकारी मशीनरी की ताकत झोंकी जा रही है। एक्टिविस्टों को खामोश रहने की धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल झूठ और नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। डर, धोखा और धमकी तथा कथित अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की रणनीति के स्तंभ बन गए हैं। तो सोनिया गांधी ने कहा है कि देश में मिलीजुली परंपरा का इतिहास रहा है, इसे मिटाने की कोशिश हो रही है। संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय समाज और राष्ट्रीयता की मजबूत नींव को कमजोर किया जा रहा है। ये नफरत और विभाजन का वायरस है जो अविश्वास को बढ़ा रहा है, बहस को दबा रहा है और एक देश और लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे बीच यही वायरस फैलाया जा रहा है। सोनिया ने देशवासियों से आह्वान किया है कि सामाजिक ताने बाने से छेड़छाड़ करने वाली बीजेपी सरकार को रोकना बेहद जरूरी है, नहीं तो सदियां इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस भी प्लानिंग कर रही है, इसलिए चुनावी रणनीतिकार पीके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, तो इस बैठक में क्या रहा खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी खेमा आज गम में डूबा नजर आ रहा है, तो कांग्रेस की खेमे में उम्मीदों की रोशनी दिख रही है। उपचुनावों में बीजेपी की हार और कांग्रेस की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। उपचुनावों से देश में बीजेपी के कमजोर होने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस इस मौके को भुनाने में जुट गई है और अब पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके का साथ भी मिलता दिख रहा है। पीके के कांग्रेस में शामिल होने पर जल्द ही पर्दा उठ सकता है। इसे लेकर आज सोनिया गांधी के आवास पर बैठक बुलाई गई थी। पार्टी के टॉप नेता इसमें शामिल हुए। बैठक के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और एके एंटनी भी पहुंचे। चर्चा पार्टी के संगठन चुनावों को लेकर होनी थी, लेकिन प्रशांत किशोर के पहुंचने के बाद बैठक का पूरा एजेंडा बदल गया। प्रशांत किशोर को सोनिया गांधी ने विशेष तौर पर बुलाया था। बैठक में पीके ने गुजरात विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। 4 घंटे तक चली बैठक में पीके ने बताया कि कैसे देश में कांग्रेस मजबूत होगी और कैसे पहले गुजरात बीजेपी से छीना जाएगा और कैसे 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जाएगा। पीके के प्रस्ताव पर सोनिया गांधी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बैठक के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष ने पीके को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर भी दिया है। पार्टी चाहती है कि पीके चुनाव सलाहकार के तौर पर नहीं, कांग्रेस नेता के तौर पर काम करें। प्रशांत किशोर ने भी सोनिया गांधी को पॉजिटिव संकेत दिया है, लेकिन अभी उन्होंने पार्टी में शामिल होने की बात खुलकर नहीं कही है। दावा किया जा रहा है कि अगले महीने पीके कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं जिस पर जल्द ही कांग्रेस अपना रुख साफ करेगी। दावा किया जा रहा है कि बैठक में प्रशांत किशोर भी मौजूद थे और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। पीके की शर्तों को लेकर बात अभी भी अटकी है। जल्दी साफ हो जाएगा कि पीके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या कांग्रेस दूसरी रणनीति पर काम करेगी। कांग्रेस के पास विकल्प सीमित हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के पास विकल्प की कमी नहीं है। सबसे बड़ा हथियार ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं, जिनसे विपक्ष को डराया जा रहा है। एनसीपी नेता शरद पवार ने तो इसे लेकर बड़ा दावा भी कर दिया है। तो क्या कहा पवार ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी की लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, लेकिन सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी महाराष्ट्र में आए दिन नए नए विवाद खड़े कर रही है
और ये सब हो रहा है उद्धव सरकार को कमजोर करने के लिए। ये कहना है एनसीपी चीफ शरद पवार का। एनसीपी नेता शरद पवार ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चलाने वाली सरकार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये लोग वहां किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहते हैं। इस दौरान पवार ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शरद पवार ने इस दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर भी हमला बोला और कहा कि कुछ पार्टियां राज्य में तनाव का माहौल खड़ा करना चाहती हैं। ऐसी पार्टियों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है जिसे जनता नकार चुकी हो। दरअसल पवार एमएनएस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक राज्य की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाना चाहिए, वरना उनके कार्यकर्ता मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर नमाज के वक्त हनुमान चालीसा और भजन करेंगे। पवार ने ये भी कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर एक बार फिर 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं ईडी के छापे को लेकर पवार ने कहा कि 2 राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधि बीजेपी को उन राज्यों में सरकार नहीं बनाने दे रहे, इसलिए ये छापे पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों को लेकर शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा था कि वरिष्ठ सांसदों के साथ नाइंसाफी हो रही है। शरद पवार ने पीएम ऑफिस में जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर भी कई अटकलें लगाई गई थी, लेकिन बाद में शरद पवार ने मुलाकात को लेकर सफाई दी थी। अब शरद पवार के इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी के निशाने पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकार है। केंद्रीय एजेंसियों के सहारे सत्ता पलटने का खेल खेला जा रहा है, लेकिन सत्ता के इस खेल में विपक्ष भी मजबूती से डटा है और उल्टा बीजेपी के किले में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। निशाने पर पीएम मोदी का गढ़ गुजरात है, जहां चुनावों का ऐलान कुछ ही महीने में हो जाएगा। तो क्यों इस बार बीजेपी गुजरात में दिख रही है कमजोर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात का सियासी इतिहास बताता है कि करीब 2.5 दशक से यहाँ बीजेपी का कमल खिलता आया है, जबकि विपक्षी दलों को तमाम कोशिशों के बावजूद मौका नहीं मिला है। खासकर कांग्रेस ने बीजेपी के किले में सेंधमारी के कई प्रयास किए, लेकिन हाथ को कामयाबी न मिल सकी। हालांकि साल 2017 के चुनाव में पार्टी बीजेपी को 99 के फेर में फंसाने में जरूर सफल हो गई थी और अब साल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर भी विपक्षी दल सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भर रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए सत्ता का सफर मुश्किल हो गया है। इसलिए पीएम मोदी ने अभी से चुनाव की कमान संभाल ली है। वो लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और आज तो पीएम ने हनुमान जयंती के बहाने चुनाव पर निशाना लगा दिया। हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश की चारों दिशाओं में बनाई जा रही भगवान की प्रतिमाओं में से ये दूसरे नंबर की है। मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने हनुमान जी को एक भारत श्रेष्ठ भारत का अहम सूत्र बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा से पूरे देश को शक्ति मिलेगी। अब भले ही पीएम मोदी पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, लेकिन हर कोई बात से वाकिफ है कि धार्मिक कार्ड खेल कर गुजरात को जीतने की जुगत में है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इसी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी और हार्दिक पटेल उसकी राह में रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। पंजाब और गोवा के बाद अब आप गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला कर कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है ताकि उसका वोट शेयर बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पटेल भी परेशानी का सबब बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उन्हें परेशान कर रहा है और राज्य के कांग्रेस नेता चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूं। उनकी ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी इस स्थिति के बारे में भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन दुख की बात है कि कोई निर्णय नहीं हुआ। पटेल का यह बयान पार्टी में बगावत के साफ संकेत दे रहा है, जो चुनाव के वक्त कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कैसे हार्दिक को हाथ के साथ जोड़े रखती है। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और यहां तो सत्ताधारी बीजेपी की हालत और भी खराब दिखाई दे रही है। हाल ही में राज्य में जो भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को ही जीत मिली है और अब कांग्रेस की नजरें राज्य की सत्ता पर हैं। तो क्या है कांग्रेस की तैयारी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सियासत काफी तेज है, क्योंकि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और इस पहाड़ी राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज है।
जो चुनावों में कांग्रेस की हार पर पार्टी को घेरती रहती है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने देश को आजाद करवाने और देश को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लोकतंत्र में चुनावों में पार्टियों की हार जीत लगी रहती है, इसलिए मुख्यमंत्री जयराम का ये कहना कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है उनकी संकीर्ण सोच व मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री शायद भूल गए हैं कि उन्हें प्रदेश के 4 उपचुनावों में करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। धन बल और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस ने भाजपा को उपचुनावों में धूल चटाई है। मुख्यमंत्री को 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की नहीं, प्रदेश में अपनी चिंता करनी चाहिए। उनका सिंहासन डोल रहा है। प्रदेश में भाजपा के अंदर जो घमासान मचा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस का बचाव करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार को अपनी कारगुजारियों का भी पूरा हिसाब किताब देना होगा। राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि उनकी फिजूल खर्ची ने प्रदेश को आज 70,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को महंगाई को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करते हैं। सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं को लेकर भी कुलदीप सिंह राठौर ने खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। किसान, बागवान से लेकर आम लोग, कारोबारी, बेरोजगार सभी परेशान हैं। कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार मौज मस्ती में डूबी हुई है। और उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना चुके हैं और अब वक्त पास आ चुका है। और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब में आप सरकार के बड़े ऐलान की। पंजाब में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा हो गया और इस मौके पर सूबे की सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। साथ ही आम जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान भी किया है। सीएम मान ने 1 जुलाई से प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सीएम मान पर सवालों के तीखे तीर छोड़े हैं। यानी राहत देने के बाद अब आप सरकार पर खुद ही आफत आ गई है। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी बिजली हाफ और पानी माफ की पॉलिसी पर काम कर रही है। इन्हीं वादों के दम पर तो पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। सरकार ने 1 महीने तक अपने वादों को अमली जामा नहीं पहनाया था, मगर अब 30 दिन बाद सीएम मान ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा से सरकार पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 10 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों की मुफ्त बिजली बंद की जा सकती है। मुफ्त बिजली बंद करने के मुद्दे पर बिजली विभाग ने सरकार के सामने जो आंकड़े रखे हैं उसमें कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो 56% बिजली की बचत होती है। 2019 के आंकड़े देखते हुए विभाग ने बताया कि उस साल कुल 6,060 करोड़ रुपए की बिजली दी गई है, जिसमें से 10 एकड़ से ज्यादा वाले 3.10 लाख किसानों की सब्सिडी 3,407 करोड़ रुपए बनती है। इस सब्सिडी को सरकार खत्म कर सकती है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर कई सवाल भी दागे हैं। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने पूछा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रथम अप्रैल से ही लागू क्यों नहीं की गई? जुलाई से इसकी शुरुआत क्यों? क्या खजाना खाली है? पैसे के प्रबंधन का कोई इशू है? उन्होंने घोषणा पर सवाल खड़ा किया कि 300 यूनिट तो सरकार ने मुफ्त कर दिए हैं, लेकिन अगर 301 यूनिट खर्च हो जाते हैं तो क्या बिल पूरा आएगा या फिर 300 यूनिट घटाने के बाद बिल आएगा? अब विपक्ष का सवाल पूछना तो लाजमी है, जिस पर सरकार को साफ जवाब भी देना होगा, क्योंकि मामला चुनावी वादे का है। अगर सही से पूरा नहीं हुआ तो जनता अर्श से फर्श पर पहुंचाना जानती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।